Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you a new topic, that is the stock market. But as per previous practice, before starting the stock market, I would like to recall the previous lecture in a couple of minutes. As you know that in the previous lecture we discussed about the bond market. Basically the previous lecture is related with the capital markets. You know that capital markets are the markets in which funds are transferred from the people who has excess savings to those people who are in need of that, or who want to utilize that amount in the productive idea. Basically capital markets are developed for the long term financing. जहाँ पे आपकी फाइनेंसिंग नीड्स जो है वो 1 ईयर से ज़्यादा हो, तो देन यू हैव टू गो फॉर द कैपिटल मार्केट. अब हमने ऑलरेडी मनी मार्केट तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जिसमें मनी मार्केट ये था कि आपको जो फाइनेंसिंग नीड्स हैं अगर वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हैं तो इन्वेस्टर में गो फॉर द मनी मार्केट. फिर हमने कैपिटल मार्केट को देखा. हमने देखा कि कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस को देखा, कैपिटल मार्केट की इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में किस तरह अपना रोल प्ले करती है. देन हमने अपनी बॉन्ड मार्केट में हमने जब कैपिटल मार्केट को डिस्कस किया तो हमने उसमें ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कि कैपिटल मार्केट बेसिकली 2 चीज़ें आती है उसमें, एक बॉन्ड मार्केट या डेट मार्केट और एक स्टॉक मार्केट. बॉन्ड मार्केट ऐसे जेनेरिकली जैसे होता है कि आप डेट लेते हैं और उसमें आपकी इंटरेस्ट होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ बोरिंग कहते हैं. और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, दैट रिप्रेजेंट्स द शेयर ऑफ ओनरशिप. ठीक है. फिर हमने बॉन्ड मार्केट, हमने डिफरेंट बॉन्ड्स को देखा. हमने देखा कि टी बॉन्ड्स क्या हैं, उनके ऊपर किस तरह उनके अंदर क्या प्रोसीजर है, डिस्काउंटिंग मेथड यूज होता है, उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द एजेंसी बॉन्ड्स. एजेंसी बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनके अंदर मेथड ऑफ वैल्यूएशन क्या है. म्यूनिसिपल बॉन्ड्स जैसे कि गवर्नमेंट इसको इशू करती है, वो क्या हमने उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे. हमने कहा कि क्या डिफरेंसेस हैं, टी बॉन्ड, एजेंसी बॉन्ड, म्यूनिसिपल बॉन्ड. देन लास्ट में हमने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को देखा था. अगर आपको याद हो तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को जब हमने डिस्कस किया था तो हमने कहा था नॉर्मली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वो बॉन्ड्स हैं जिन्हें कॉर्पोरेशंस इशू करती हैं. फिर हमने देखा था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को फर्दर कैटेगराइज किया जा रहा है 3 तरह के बॉन्ड्स में, सिक्योर्ड बॉन्ड्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स और जंक बॉन्ड्स. हमने फिर उसके बाद हमने ये देखा था सिक्योर्ड बॉन्ड्स वो होते हैं जो आपके प्लैश्ड होते हैं, अनसिक्योर्ड वो होते हैं जो प्लैश्ड नहीं होते हैं. इसी तरह हमने डिस्कस किया जंक बॉन्ड्स के बारे में. लेटर ऑन हमने देखा कि आप बॉन्ड्स किस तरह आप कहते हैं. देखिए आप अगर कोई कॉर्पोरेशन है वो बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट लेना चाह रही है तो वो किस तरह ये डिसीजन करेगी कि कौन सा बॉन्ड ज्यादा बेहतर है. तो हमने देखा उसमें हमने मूडीज और पैकरा की रेटिंग है. पैकरा और मूडीज जो हैं वो बॉन्ड्स की रेटिंग प्रोवाइड करती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस कंपनी के बॉन्ड ज्यादा अच्छे हैं एज कंपेयर टू अदर. उस बॉन्डिंग में आपको एक टेबल अगर याद हो कल के लेक्चर का तो मैंने ये शेयर किया था आप लोगों के साथ कि ट्रिपल ए बॉन्डिंग जो होती है वो बेस्ट क्वालिटी होती है, हाईएस्ट रेटिंग होती है. उसमें आपका डिफॉल्ट रिस्क बहुत ज्यादा कम होता है. बिल्कुल जीरो तो हम नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता है डिफॉल्ट कहीं ना कहीं हो सकता है, लेकिन बहुत माइनर डिफॉल्ट आप कह सकते हैं, होता बिल्कुल भी नहीं है, नियर टू जीरो ही होता है. देन हमने ये देखा कि आपको उसमें अगर कोई भी लेंडर है तो उसको ये सिक्योरिटी है कि उसको फुल इंटरेस्ट पेमेंट प्लस उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो उसको वापस हो जाएगी. फिर हमने डबल ए रेटिंग देखी. हमने कहा कि उसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट रिस्क है, उसमें चांसेस हैं, लेकिन वो भी नियरेस्ट टू ट्रिपल ए रेटिंग है. फिर हमने ए देखा, ट्रिपल बी, बी. फिर लास्ट में हमने जो डिस्कस किया वो सी जो लोएस्ट रेटिंग बॉन्ड है. उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड्स की जब आप वैल्यू को देखते हैं तो वो क्या किस तरह देखते हैं. उसमें आपका कूपन बॉन्ड रेट है, आपकी यील्ड है, मैच्योरिटी टू यील्ड है, ये तमाम चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की. बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था वो कैपिटल मार्केट में हमने सिर्फ एक कंपोनेंट देखा था, बॉन्ड मार्केट. फिर हमने देखा था कि बॉन्ड मार्केट्स में लोग कॉर्पोरेशंस वगैरह प्रेफर करते हैं बॉन्ड मार्केट में. उसकी रीजन क्या है कि बॉन्ड मार्केट जो है वो लेस रिस्कियर है. इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी बॉन्ड होल्डर्स को पहले पे किया जाता है. ठीक है. Today we are going to discuss another component of the capital market, that is stock market. ठीक है. स्टॉक मार्केट आपको याद होगा कि इन द प्रीवियस लेक्चर्स आपने ये वर्ड सुना होगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है.
stock market basically is a market that means that is a part of the shareholders equity. ठीक है, अभी हम लेटर ऑन देखते हैं, पहले मैं आपको बताती हूँ कि चैप्टर प्रीव्यू क्या है, कि हमने स्टॉक मार्केट में हम क्या क्या चीजें देखेंगे, हम कौन से कंपोनेंट स्टॉक मार्केट में कवर करेंगे। इसमें एक एग्जांपल है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है, उसमें क्या है। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है बेसिकली बहुत ज्यादा आप इसके बारे में सुनते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिवली डेवलप्ड मार्केट है, और उसमें बहुत ज्यादा आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में कुछ क्रैशेस भी आए, जापान बबल के बारे में सुना होगा, कुछ स्टॉक क्रैशेस भी हैं, और बाज़ दफा आप अगर स्टॉक मार्केट में आप अच्छी आपकी इन्वेस्टमेंट रही है तो आपको उसके बहुत बेनिफिट्स भी हुए हैं, ये चीजें हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो बेसिक टॉपिक्स हम इसमें देखेंगे, हम ये तो देखेंगे स्टॉक मार्केट क्या है, उसकी स्टॉक मार्केट में सिक्योरिटीज की बाइंग एंड सेलिंग किस तरह होती है। हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, लोग क्यों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कंप्यूटिंग द प्राइसिंग ऑफ द कॉमन स्टॉक, हाउ द मार्केट सेट सिक्योरिटी प्राइसेस and errors in valuation. Then we will study about the stock market indexes, buying foreign stock, regulation of the stock market. ये आज के टॉपिक्स हैं। Let's start this chapter. Basically आप सबको पता है कि stock market is a part of the capital market. Stock market is an aggregation of the buyers and sellers, a loose network of economic transaction, not a physical facility or discrete entity of stocks. बेसिकली स्टॉक मार्केट क्या होती है, आप देखिए, आपको मार्केट का कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे दोबारा रिकॉल कराती हूँ कि मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर मीट्स। अब ये क्योंकि स्टॉक मार्केट है तो वहाँ बायर्स एंड सेलर्स तो मीट करेंगे, लेकिन इन ऑर्डर टू परचेज सिक्योरिटीज, शेयर्स खरीदने के लिए। और these are the securities listed on a stock exchange as well as those only traded privately, कि कुछ ऐसी सिक्योरिटीज हैं जो लिस्टेड होंगी स्टॉक एक्सचेंज पे, और कुछ ऐसी होंगी जो लिस्टेड नहीं होंगी। अब स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या है कि आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज टुक प्लेस। आपकी तमाम सिक्योरिटीज, चाहे वो आप प्राइवेटली ओन कर रहे हो या चाहे वो आपकी लिस्टेड हैं, लेकिन वो तमाम स्टॉक मार्केट का मतलब ये है कि ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटीज टुक प्लेस। स्टॉक्स आर पार्टीशन्ड इन वेरियस वेज। आपको पता है कि बहुत ज्यादा स्टॉक्स की आपने अगर आपको क्योंकि आप लोग फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, आप एमबीए फाइनेंस में कुछ ऐसा टॉपिक सुना हो, आपको पता होगा डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स हैं, ठीक है। और जैसे आप कह सकते हो नेस्ले, रोच, नोवार्टिस आर डोमिसाइल्ड इन स्विट्जरलैंड, सो दे आर द पार्ट ऑफ द स्विस स्टॉक मार्केट। Then stocks are listed and traded in stock exchange, which are entities of a corporation or the mutual organization. अब देखिए इसका क्या मतलब है कि स्टॉक्स बेसिकली क्या हैं कि आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस। अगर हम मार्केट पार्टिसिपेंट्स देखें तो स्टॉक मार्केट में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उसमें आपके इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बैंक इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स जो हैं, वो तमाम के तमाम जो लोग हैं ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। और नॉर्मली क्या है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो अगर आप स्टॉक मार्केट क्योंकि लिस्टेड होती है और अगर आप केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो देयर आर चांसेस कि आपको, क्योंकि प्राइसेस जैसे ही चेंज होंगी तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको प्रॉफिट हो। लेकिन अगेन यही कि इसमें कुछ फैक्टर्स होते हैं दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द स्टॉक मार्केट। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर में, क्योंकि आपको पता है हमने बॉन्ड मार्केट को डिस्कस किया था और दोनों ही बॉन्ड और स्टॉक मार्केट बेसिकली कैपिटल मार्केट की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं यहाँ आपको बताऊंगी स्टॉक मार्केट का बेसिकली क्या बेनिफिट है। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है कि आपको पार्ट ऑफ ओनरशिप मिलती है।
लेकिन बिसाइड्स दैट कि आपको पार्ट ऑफ ओनरशिप जब मिलेगी, आप उस कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, इट मींस यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी। जब आप शेयर होल्डर बनेंगे तो आपको क्या बेनिफिट होगा? एक तो ये कि अगर कंपनी वेल रिप्यूटेड है, वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, देखिए आपको इसमें पता होगा कि जब भी आप लोग डिफरेंट न्यूज़पेपर वगैरह देखें, जब कंपनीज आईपीओज में या कंपनी अपने जनरल पब्लिक को शेयर्स ऑफर करती है तो उसमें क्या होता है कि लोग किस तरह उस कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, लोग कैसे ये डिसीजन करेंगे कि ईदर दे हैव टू परचेज द शेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। तो उसमें ऑफ कोर्स ये देखेंगे कि वेल रिप्यूटेड कंपनी है, क्योंकि अगर तो वेल रिप्यूटेड कंपनीज हैं तो उसमें ये कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपने जो लेट सपोज दैट आपने एक शेयर परचेज किया 100 रुपीज में, अगर वो वेल रिप्यूटेड कंपनी है तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि विद इन अ डे और 2 डेज उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाए। तो शेयर होल्डर को बेनिफिट होगा जब उसकी प्राइस इंक्रीज करेगी, क्योंकि अगर आपने 100 शेयर खरीदने और 100 रुपीज उसकी वैल्यू है तो इट मीन्स कि आपने 100,000 इन्वेस्ट किया है। और अगर उसमें कोई चेंज आती है, लेट्स सपोज कि उसकी वैल्यू 10 रुपीज इंक्रीज हो जाती है, तो इसका मतलब ये है कि 10,000 आपका प्रॉफिट है। तो एक तो शेयर होल्डर को ये बेनिफिट मिलेगा कि प्राइजेस चेंज होंगी, और इसमें प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, क्योंकि अगर आपकी कंपनी वेल रिप्यूटेड नहीं है या उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या कोई ऐसा इवेंट आ जाता है, ऐसा कोई स्टॉक मार्केट क्रैश आ जाता है, तो उसकी प्राइजेस डिक्रीज भी कर सकती हैं। जब प्राइजेस इंक्रीज करेंगी, एक तो ये बेनिफिट हो गया, सेकेंड उनको डिविडेंड मिलता है, क्योंकि जब कंपनीज वेल रिप्यूटेड होंगी तो उनकी अर्निंग्स ज्यादा होंगी, तो उस अर्निंग्स में से आफ्टर मेंटेनिंग रिजर्व्स जो बाकी की अमाउंट है वो शेयर होल्डर्स को पे की जाएगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड्स। अगर आप बॉन्ड मार्केट में देखें तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उसमें क्या है कि बोरोअर को जो है, जो बोरोअर है, जो उसको कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग पे करना पड़ता है, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद लोग बॉन्ड मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। उसकी क्या रीजंस हैं? उसमें सबसे पहले ये रीजन है कि स्टॉक मार्केट इज रिस्कियर एज कंपेयर टू डेट मार्केट। क्यों स्टॉक मार्केट रिस्कियर है? देखिए, अगर आपकी जैसे ही अगर आपकी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती है तो आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करेगी, तो आपकी प्राइजेस भी फ्लक्चुएट कर सकती हैं। एक तो ये, और सेकेंडली क्या है कि इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट और इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, इंसॉल्वेंसी मीन की कंपनी जैसे दिवालिया जिसे कहते हैं, दिवालिया होगी, तो इन दैट केस बॉन्ड होल्डर्स को प्रेफरेंस दी जाती है, उनको पहले पे किया जाता है एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा ये बेनिफिट हो गया। नेक्स्ट क्या है कि आपकी अगर स्टॉक्स और बॉन्ड्स की डिस्टिंक्शन देखें तो बॉन्ड्स जो बॉन्ड होता है उसका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए लिया जाता है। डेट आपको याद हो, हमने बॉन्ड के फीचर्स भी देखे थे, तो हमने कहा था मैच्योरिटी पीरियड की बात की थी कि कितने पीरियड में जो है वो मैच्योर होगा। कुछ बॉन्ड्स होते हैं, जिस तरह कॉर्पोरेट बॉन्ड में एक इरिडीमेबल बॉन्ड होता है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 50 ईयर्स से ज्यादा होता है, लेकिन नॉर्मली बॉन्ड्स में मैच्योरिटी पीरियड स्पेसिफाई किया जाता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। उसके बाद आपको क्या बेनिफिट हो सकता है? आपकी अगर जो आपकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या होता है, उसका जो डिस्टिंक्शन करता है स्टॉक मार्केट को और बॉन्ड मार्केट में, वो है रेजिडुअल क्लेमेंट। रेजिडुअल क्लेमेंट का क्या मतलब है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट का मतलब है जब कोई भी उस कंपनी की शेयर होल्डर खरीदेगा तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। जो शेयर होल्डर्स हैं उसको पे किया जाएगा जब जो कंपनी, इन केस ऑफ एनी के कंपनी में वो खत्म हो रही है, तो तमाम जो भी उसके एसेट्स वगैरह हैं वो आफ्टर पेइंग द बॉन्ड होल्डर्स, जो बाकी बचेगा वो शेयर होल्डर्स को पे किया जाएगा। शेयर होल्डर्स हैव अ क्लेम ऑन ऑल द एसेट्स एंड इनकम लेफ्ट ओवर। ठीक है, उसके बाद इसकी जो इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है वो ये है कि शेयर होल्डर्स हैव द राइट टू वोट फॉर द डायरेक्टर्स। उनके पास वोटिंग राइट्स है। जब प्राइजेस वगैरह चेंज की जाती हैं या कंपनी शेयर ऑफर करती है आईपीओ वगैरह, तो उनसे मतलब उनसे मशवरा किया जाता है, लेकिन बॉन्ड होल्डर्स में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन इन तमाम फीचर्स के बावजूद बॉन्ड मार्केट में लोगों की इन्वेस्टमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। अगर आपको कल के लेक्चर में एक ग्राफ मैंने दिखाया था, अगर आपको याद हो, वो ग्राफ ये डिपिक्ट कर रहा था कि लोग जो हैं वो बॉन्ड मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं एज कंपेयर टू स्टॉक मार्केट।
अच्छा, अब आप हम बात कर रहे थे स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट का बेसिकली पर्पस क्या है? इज टू फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। लेकिन बेसिक वही चीज है कि मार्केट आपके बायर्स और सेलर्स को फैसिलिटेट कर रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे कंसेप्ट है ट्रेड इन मार्केट। ट्रेड इन मार्केट बेसिकली किसे कहते हैं? ट्रेड इन मार्केट मींस अ प्राइस इन विच बोथ पार्टीज एग्रीज टू डील फॉर अ प्रोडक्ट। देखिए, अगर वही आपको जब भी बायर एंड सेलर जो है वो मिलते हैं तो वो देखते हैं कि क्या, ऑफ कोर्स अगर आप 100 रुपीज पे करें तो आपको ये होगा कि मुझे उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू भी दी जाए। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल कोट करती हूँ कि मतलब आप देखें KFC की डिफरेंट डील्स हैं। तो आप जब किसी डील के लिए जाते हैं तो जितना आप पे करोगे आपकी यूटिलिटी, आपकी इकोनॉमिक्स में जैसे हम कहते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें दिया वैल्यू भी दी जाए। तो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली ट्रेड इन मार्केट क्या है कि जो भी वैल्यूज वगैरह देखिए, अगर बायर एंड सेलर है, अब बायर जो है वो कह रहा है कि मेरे पास 100 रुपीज और सेलर कहते हैं मैंने 110, तो तब ट्रांजेक्शन नहीं हो सकती। ट्रांजेक्शन तब होगी व्हेन बोथ पार्टीज एग्रीज टू डील फॉर अ प्रोडक्ट। उसके अलावा अगर आपको याद हो, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में पढ़ा था, हमने देखा था वहां पे कि मार्केट स्ट्रक्चर में 2 तरह की स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया था। 4 उसकी टाइप से, लेकिन एक इंपॉर्टेंट टाइप जो थी एक्सचेंज वर्सेस ओवर द काउंटर मार्केट। एक्सचेंज क्या है? जो एक आपकी लिस्टेड होती है, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है? बेसिकली ओवर द काउंटर मार्केट में कोई प्लेस नहीं होती। इसको फर्दर मैं आपके साथ आगे जाके शेयर करती हूँ इस कंसेप्ट को भी। अब मैं आपके साथ यहाँ पे देखिए, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। बेसिकली मैं आपको ये बताऊं कि लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं। आपने ये देखा था ना कि इसके बावजूद कि उसके अंदर आपको हमने ये बात देखी थी कि जो आपके बॉन्ड्स हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल हैं, मतलब लेस रिस्कियर हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग स्टॉक मार्केट में क्यों करते हैं? एक तो रिप्रेजेंट ओनरशिप इन अ फर्म, कि उनको बेनिफिट होगा जब उनकी प्राइजेस वगैरह इंक्रीज होंगी तो उनको बेनिफिट होगा। अर्न अ रिटर्न इन 2 वेज। ऑफ कोर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि प्राइस जब इंक्रीज होगी और उनको डिविडेंड मिलेगा। थर्ड, स्टॉक होल्डर्स हैव क्लेम ऑन ऑल द एसेट्स। वही रेजिडुअल क्लेमेंट का पॉइंट आ गया। नेक्स्ट, राइट टू वोट फॉर द डायरेक्टर्स इन सर्टेन इश्यूज इंक्लूडिंग द IPOs वगैरह। अब यहाँ पे हम 2 टाइप्स ऑफ स्टॉक को डिस्कस करूंगी मैं आपके साथ। इसकी हम आगे जाके मैं आपके साथ फर्दर शेयर करूंगी, लेकिन 2 मेन टाइप्स हैं, दैट इज वन इज कॉमन स्टॉक एंड प्रेफर्ड स्टॉक्स। इसको मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे, उसमें मैं आपको इसकी डिस्टिंक्शन बताऊंगी कि कॉमन स्टॉक में क्या होता है और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या होता है। ये एक कॉर्पोरेट स्टॉक सर्टिफिकेट है, उसका एक सैंपल है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बॉन्ड्स का दिखाया था, सेम इन द केस ये एक स्टॉक मार्केट सैंपल है। जब आप कोई शेयर वगैरह खरीदते हैं तो उसका क्या सैंपल होगा? एक तो उसकी डेट वगैरह है इसमें। बेसिकली ये जो सैंपल है ये कॉन्सिडरेटेड एयरलाइन स्टॉक के बारे में है। ठीक है, इसके ऊपर उसकी जो भी इसकी वैल्यू वगैरह होगी वो लिखी होगी। तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाए तो मैंने सैंपल आपके लिए लेके आई थी। अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक फंक्शंस एंड पर्पसेस ऑफ द स्टॉक मार्केट। एक तो स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर कंपनीज टू रेज मनी। आपको ऑलरेडी पता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि आप अपने, जब आपको फाइनेंस वगैरह की जरूरत होती है, कोई कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, कोई कंपनी अपना एक नया प्लांट शुरू करना चाहती है, तो उसकी जो फाइनेंसिंग नीड्स होंगी उसको फुलफिल करने के लिए लोग स्टॉक मार्केट या बॉन्ड मार्केट में जाएंगे। उसके अलावा क्या है कि आपके डिफरेंट बिजनेसेस वगैरह ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स जब आपकी कंपनीज नया प्लांट शुरू करेंगी, आपके बिजनेसेस ग्रो करेंगे, तो ओवरऑल आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जब आपकी कॉर्पोरेशंस कोई नया प्लांट लगाएंगी या अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेंगी तो उन्हें कुछ नए लोगों की भी जरूरत होगी, क्योंकि उनका बिजनेस एक्सपैंड हो गया। जो उनकी पहले वाली वर्क फोर्स है, दे आर अनएबल टू मैनेज दैट। उस केस में आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ठीक है, उसके अलावा आपकी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल आपकी साइक्लिक परफॉर्मेंस ऑफ इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट है। उसके अलावा आप देखें, अगर हम अपनी हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में अगर आप देखें तो जो शेयर्स दैट प्लेज अ डायनामिक रोल इन द, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डायनामिक ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड कैन इन्फ्लुएंस और बी एन इंडिकेटर ऑफ द सोशल मूड।
मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि कोई भी इकोनॉमी अगर उसकी स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड है, ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ट्रांसफर ऑफ फंड्स है, दैट मीन्स दैट इज अप एंड कमिंग इकोनॉमी. In addition to this, stock market is often considered the indicator of the company's economic strength and development. उसके अलावा अगर आप देखें तो exchanges also act as a clearing house for each transaction. मीन दैट दे कलेक्ट एंड डिलीवर द. देखिए आपका क्या है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और डिलीवर करते हैं. और देखिए अगर आपकी जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां पे जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती है तो देखिए आप ट्रांसफर ऑफ फंड्स हो रहे हैं. हमने अपने पहले लेक्चर में कोर्स स्टार्ट करते वक्त और इन द प्रीवियस लेक्चर हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि आपकी इकोनॉमी के लिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. क्योंकि अगर आप अपने पैसे को स्टक कर लेंगे तो नो इकोनॉमी कैन बी डेवलप्ड. अब मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ टाइप्स ऑफ स्टॉक. टू मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, वन इज अ कॉमन स्टॉक एंड अदर इज अ प्रेफर्ड स्टॉक. कॉमन स्टॉक्स क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक्स बेसिकली क्या होते हैं? कॉमन स्टॉक का मतलब ये है कि अ कॉमन स्टॉक इन अ फर्म रिप्रेजेंट्स एन ओनरशिप इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म. ठीक है, कॉमन स्टॉक्स जो हैं इनको यूएस में ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है. अब कॉमन स्टॉक में क्या होता है कि आपको क्योंकि आप इसके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं ए बी सी, उसमें क्या होता है कि आपको डिविडेंड कितना मिलेगा और आपकी जो क्लासेस इस तरह डिफाइन करती हैं कि इसमें रिस्क कितना ज्यादा है और आपको डिविडेंड वगैरह कितना है, उसकी प्राइस वगैरह क्या है. आप उसके बाद ये चूज करेंगे कि मैं टाइप ए में जाना है, टाइप बी में जाना है. उसके अलावा जो कॉमन स्टॉक होल्डर्स होते हैं उनका दे हैव द वोटिंग राइट्स, दे हैव द राइट्स ऑफ द ओनरशिप. और उसके अलावा इसमें ये होता है कि बेसिकली आपकी जो बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपकी कॉमन स्टॉक्स का वो क्या है? इंक्लूड अर्निंग डिविडेंड्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशन. अब प्रेफर्ड स्टॉक किसे कहते हैं? प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसमें आपकी जो है डिविडेंड वगैरह आपका फिक्स डिविडेंड होता है. ठीक है, उसमें उसको कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो उनमें कुछ डिफरेंसेस हैं. क्या डिफरेंसेस हैं? कि एक तो जो प्रेफर्ड स्टॉक होता है उसमें फिक्स डिविडेंड होता है जो कभी चेंज नहीं होता. जब आपका डिविडेंड फिक्स होगा तो आपकी प्राइस स्टेबिलिटी होगी. ठीक है, उसके अलावा जो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होते हैं दे डोंट हैव द वोटिंग राइट्स, उनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते. और प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स होल्ड अ क्लेम ऑन एसेट्स बट आफ्टर दैट ऑफ द क्रेडिटर्स एंड द बॉन्ड होल्डर्स. ऑफ कोर्स उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कंपेयर टू कॉमन स्टॉक होल्डर्स. देन वी डिस्कस दैट हाउ द स्टॉक्स आर सोल्ड. देखिए हमने बात की थी कि आपकी स्टॉक्स किस तरह सोल्ड होंगी. उसमें हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, एक ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस, एक एन ओवर द काउंटर मार्केट. आपकी ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस क्या होती हैं? आपको नाम से पता चल रहा है कि जो आपकी लिस्टेड होती हैं वो तमाम एक्सचेंज जो जिसमें जो सिक्योरिटीज वगैरह थी दैट आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज. इसमें हम देखें तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल आती है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है और अमेरिका की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है. और अगर हम दुनिया भर में देखें तो सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज स्टॉक एक्सचेंज है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को ही समझा जाता है. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली बनी कैसे थी? 1979 में 24 ब्रोकर्स जो हैं उन्होंने अपनी सिक्योरिटीज को ट्रेड करना था ऑन द वॉल स्ट्रीट. दैट लीड्स टू हिस्टोरिकल, इसका बैकग्राउंड ये, यहाँ से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ने अपना काम स्टार्ट किया. न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज क्योंकि दुनिया की बहुत ज्यादा एक तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द मोस्ट लिक्विड एंटिटी एक्सचेंज है. अब ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंज क्या होती है? दैट देयर इज अ स्पेसिफाइड लोकेशन. आपकी एक लोकेशन है वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट ऑन अ रेगुलर बेसिस टू ट्रेड सिक्योरिटीज यूजिंग एन ओपन आउटक्रे ऑक्शन मॉडल. देखिए अगर आपकी कोई प्लेस ही नहीं है तो बायर्स एंड सेलर्स को बहुत ज्यादा इजीली तो मिल नहीं सकते. तो ये एक फिजिकल लोकेशन है. यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन है जहाँ पे बायर एंड सेलर्स मीट एंड जैसे हम पाकिस्तान में बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वहां पे बायर्स एंड सेलर्स मिलते हैं. और वो मॉडल कौन सा यूज करते हैं? ओपन आउटक्रे मॉडल.
देन उसके अलावा अगर हम देखें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मार्केट को हाइब्रिड मार्केट भी कहा गया, क्योंकि करंटली कुछ अर्सा पहले न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज मॉडल जो है उसमें आपके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग भी है और ट्रेडिशनल ऑक्शन मॉडल ट्रेडिंग भी है। 2006 में न्यूयॉर्क ने आप एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क था जिसके साथ उसने मर्ज किया और फिर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज एक हाइब्रिड मार्केट बन गई। उससे पहले ये सिर्फ ओपन आउटक्रे मॉडल था। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में देखें तो उसका वॉल्यूम अराउंड 4 बिलियन होता है। अगर जब वो पीक पे होती है तो अराउंड 7 बिलियन उसके शेयर्स जो है ट्रेड कर रहे होते हैं। द मोस्ट एक्टिव एक्सचेंज इन द वर्ल्ड इज निकी इन टोक्यो, लंदन स्टॉक एक्सचेंज इन इंग्लैंड, DAX in the Germany and Toronto Stock Exchange in Canada। ये दुनिया के वेल रिप्यूटेड स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें स्टॉक एक्सचेंज में अगर आप किसी भी कंपनी ने कोई लिस्ट करना है तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी। एक तो उन्हें एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ेगा, उसके अलावा उनकी कुछ और रिक्वायरमेंट्स होंगी कि आपकी अर्निंग वगैरह कितनी हो। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली वो कंपनी लिस्ट करती हैं दैट इज सब्सटेंशियल अर्निंग एंड दैट इज मार्केट, उनकी मार्केट प्राइस वगैरह ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू हो, यानी आपकी वेल रिप्यूटेड फर्म्स हों। उसके अलावा उसमें स्मॉल फर्म्स वगैरह नहीं होती। नॉर्मली उसमें जो वो फर्म्स होती हैं जिनकी अर्निंग ज्यादा होती है, जिनकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है? ओवर द काउंटर मार्केट में बेसिकली कोई भी लोकेशन नहीं होती। आर डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट विदाउट अ सेंट्रल फिजिकल लोकेशन, where market participants trade with one another through various communication models such as telephone, email, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम्स। बेसिकली OTC जो होती है, ओवर द काउंटर मार्केट, ये होती है कि जहां पे कोई पर्टिकुलर लोकेशन नहीं होती। वहां पे क्या होता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज टुक प्लेस, आप फोन पे करेंगे। उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो NASDAQ है। NASDAQ बेसिकली क्या है? नेशनल एसोसिएशन सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन सिस्टम। ठीक है, ये एक ऐसा सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर आप एग्जांपल लेंगे OTC की तो वो NASDAQ है। OTC बेसिकली OTC मार्केट्स जो हैं वो प्राइमरीली यूज्ड होती हैं टू ट्रेड बॉन्ड्स, करेंसीज, डेरिवेटिव्स एंड स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। अच्छा, अब देखिए NASDAQ में क्या था? 1971 में ये सिस्टम बना था जिसमें ये था कि आपकी करंट बिड एंड आस्क प्राइस जो है 3000 एक्टिवली ट्रेडेड सिक्योरिटीज थी। अब उसमें क्या होता है कि बिड एंड आस्क प्राइस है कि आपने बिडिंग की, आपको आस्क हुई, उसका जो इसमें जो आप बायर एंड सेलर, मतलब जैसे ही आपने सिक्योरिटी ली, इसका मतलब है दे हैव एन एक्टिव सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि आपने इधर से बाय की, इधर से सेल आउट कर दी, और जो डिफरेंस होगा आस्क एंड बिड प्राइस का वो आपका प्रॉफिट होगा। अब हम मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि जो ओवर द काउंटर मार्केट है और जो आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है उसमें क्या देखें। सबसे ज्यादा वर्ल्ड लीडिंग अगर हम देखें, माइक्रोसॉफ्ट जो है वो उस स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके शेयर्स वैल्यू बहुत ज्यादा है। इसलिए कि देखिए जरूरी नहीं होता कि आप जो है जब तक स्टॉक एक्सचेंज में या लिस्टेड नहीं है तो आपकी मार्केट वैल्यू नहीं होगी। देयर आर सम अदर फैक्टर्स। अब हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑर्गेनाइज्ड, जिसमें आपकी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, और OTC जिसमें NASDAQ है, वो किस तरह अपना रोल प्ले करती है, उनमें डिफरेंसेस क्या हैं। जो ऑर्गेनाइज्ड एक्सचेंजेस है जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें क्या होता है कि ऑक्शन मार्केट्स विद फ्लोर स्पेशलिस्ट, आपके कुछ फ्लोर स्पेशलिस्ट होते हैं, जिसके बाद वो ऑक्शन मार्केट होती है। 25% ऑफ ट्रेड्स आर फाइल्ड डायरेक्टली बाय स्पेशलिस्ट एंड रिमेनिंग आर फिल्ड थ्रू सुपर डॉट। सुपर डॉट क्या है? सुपर डॉट बेसिकली सुपर डेजिग्नेटेड ऑर्डर टर्न अराउंड सिस्टम है। ये एक सिस्टम है जिसके ऊपर आपकी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है। लेकिन ओवर द काउंटर मार्केट में क्या है कि मल्टीपल मार्केट मेकर्स हैं। मार्केट मेकर्स वहां पे फ्लोर स्पेशलिस्ट है या मार्केट मेकर्स हैं, और मार्केट मेकर्स को एक तो स्प्रेड होता है और एक कमीशन वगैरह पे किया जाता है। उसके बाद है इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात करेंगे। जैसे कि नाम से ही डिपिक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो है एक ऐसा सिस्टम है जो ब्रोकर्स और ट्रेडर्स को आपकी ट्रांजैक्शन को करता है विदाउट द नीड ऑफ द मिडल मैन। देखिए आप फौरन से
देखिए मिडल मैन अगर होगा तो आप देखें आपको उसको कुछ ना कुछ कॉस्ट भी पे करनी पड़ेगी, और माइट पॉसिबल भी कि आपकी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन हो, आपको कोई ऐसे प्रॉब्लम्स हो। इलेक्ट्रॉनिकली अगर आप देखें इंटरनेट पे क्योंकि आपको पता है फाइनेंशियल इनोवेशन इतनी ज्यादा हो गई हैं, अगर आप इंटरनेट पे या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उस पर अपनी सिक्योरिटीज के साथ बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा एक तो टाइम का आपको इन्फॉर्मेशन, आपकी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आप सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स में क्या बेनिफिट है? ट्रांसपेरेंसी, एवरीवन कैन सी अनफाइल्ड ऑर्डर्स। देखिए आपकी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको ये नहीं है कि हो सकता है मिडल मैन आपको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, लेकिन आप क्योंकि खुद देख रहे हो, एक नेटवर्क पे देख रहे हो, तो ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन है। कोई भी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जहां पे आपको लगे कि आपको कोई फ्रॉड वगैरह हो सकता है। कॉस्ट रिडक्शन, कि आपकी, क्योंकि आप देखें एक तो आपको मिडल मैन नहीं है, आपकी कोई भी आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी, अदरवाइज मिडल मैन को आपको कमीशन पे करना पड़ता है। फास्टर एग्जीक्यूशन, क्योंकि आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं एवरी मोमेंट, आप अभी घर बैठे बैठे देख सकते हैं, हर जगह पे कहीं भी हैं, आपको ये पता चल सकता है कि अभी शेयर की प्राइस कितनी फ्लक्चुएट की है, मैंने क्या डिसीजन लेना है। और जब आपको फास्टर एग्जीक्यूशन है तो उससे आपकी प्रॉफिट एनहांसमेंट भी हो सकती है, आपकी डिसीजन मेकिंग भी इंप्रूव हो सकती है। आप ये डिसीजन कर सकते हैं कि वेदर आई हैव टू होल्ड दैट सिक्योरिटी और सेल दैट सिक्योरिटी। आफ्टर आवर ट्रेडिंग्स, आपको पता है कि स्टॉक एक्सचेंज जब बंद हो जाती है, लेकिन आपकी आफ्टर आवर ट्रेडिंग्स, लेकिन जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो तो 24 घंटे काम कर, वो आपको एवरी 24 आवर में एवरी सिंगल मिनट की इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आप अगर आपका जब जैसे पहले प्रीवियस ईयर्स में, लास्ट डेकेड्स में जब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नहीं थे तो आपको वेट करना पड़ता था, और आपको नहीं पता होता था कि आफ्टर दैट क्या हुआ, सिर्फ कुछ लोगों को पता होता था, तो इससे भी उनके प्रॉफिट वगैरह पे काफी इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन इसके दायरे कुछ ड्रॉबैक्स वगैरह भी हैं। एक तो ये कि डाउन वर्क विद थिनली ट्रेडेड स्टॉक्स। उसके अलावा क्या है कि आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स नॉर्मली वहां कंप्यूट करते हैं जहाँ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ज्यादा होता है, ठीक है, और आपके कुछ अनसर्टन आउटकम्स वगैरह भी मिल सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या है? आर द रीसेंट इनोवेशन टू हेल्प कीप ट्रांजैक्शन कॉस्ट डाउन व्हाइल ऑफरिंग डाइवर्सिफिकेशन। कि देखिए आप हमने जो बात की थी कि जब हम रिस्क की बात करते हैं, हम अपने हैजिंग रिस्क की बात करते हैं, तो हमने कहा आप डाइवर्सिफाइड बिजनेस कर लें। लेकिन देखिए जैसे आपके पास 1000 रुपीज है, बजाय इसके कि आप 1000 रुपीज को इन्वेस्ट कर दें, पीएसओ के शेयर्स परचेज कर लें, तो आप क्या करें, अगर आप एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे तो आपका वो रिस्की है। लेकिन आप क्या करते हो कि आप 3-4 डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो, उसको सैग्रीगेट करते हो 250 रुपीज ईच, तो आपको जरूरी आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाइड हो गया है। उसमें क्या है, एक तो आपकी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं जो ट्रेड करी होती हैं, और आप एक मेजर एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हो। उसके अलावा क्या होता है, ये इंडेक्स्ड है, इंडेक्स टू स्पेसिफिक पोर्टफोलियो, जैसे S&P 500 इंडस्ट्रियल जोडॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, और उसमें क्या आपकी मैनेजमेंट फी वगैरह बहुत कम है। एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ बास्केट इज नोन एज, सो वैल्यूएशन इज सर्टन। इसमें एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जो आपकी ETFs हैं, आपने सुना होगा इसके कुछ और नाम भी है, डायमंड, क्यूबीज, और डायमंड्स बेसिकली कैसे जोडॉन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के लिए है, और आपके क्यूबीज जो है बेसिकली सिल्वर जो है वो S&P 500 के लिए है। इस तरह इसको कुछ डिफरेंट नेम्स वगैरह भी हैं। उसके अलावा जो आपकी ETFs हैं उसका एक इम्पॉर्टेंट, जो अगर आप देखें उसके अंदर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उसके 3 पॉइंट्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। नंबर 1, दे आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स एज अ स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 2, they are indexed rather than actively managed. Number 3, their value is based on the underlying net asset value of the stocks. अभी तक हमने देखा, आपने ये देखा कि स्टॉक मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट के बेनिफिट्स क्या हैं, लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स में। फिर हमने देखा कि स्टॉक मार्केट की जो डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक, उसमें क्या है, स्टॉक मार्केट क्यों ज्यादा रिस्की है एज कम्पेयर टू डेट मार्केट। उसके बाद हमने देखा कि आपके जो स्टॉक मार्केट है वो आपकी सिक्योरिटीज कैसे ट्रेड कर रही होती हैं। उसमें हमने देखा ऑर्गेनाइज एक्सचेंज की बात की और ओवर द काउंटर मार्केट की बात की।
फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स की बात की और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट फंड्स की बात की, किस तरह ये जो फाइनेंशियल इनोवेशन के साथ कुछ नए सिस्टम्स आए जो आपकी ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज को जिन्होंने बहुत ज्यादा इजीली मैनेज कर लिया, या कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं जैसे ट्रांसपेरेंट कॉस्ट रिडक्शन वगैरह। अब हम देखेंगे कंप्यूटिंग द प्राइस ऑफ कॉमन स्टॉक, कि आप अपनी कॉमन स्टॉक की प्राइस को कैसे वैल्यूएट करते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम जब भी हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी में एक चीज डिस्कस की थी कि देखिए आपको मैं कहती हूँ कि आपको 2 सालों बाद 200 मिलेगा, लेकिन मैं देखूंगी कि क्या मेरे लिए वो बेनिफिट भी है, उसके लिए मैं देखूंगी आज उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, हमने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात, तो इसी तरह देखिए आप जब कॉमन स्टॉक में आप स्टॉक परचेज वगैरह करें तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे कि आप अपनी डेट सिक्योरिटीज को, उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज वगैरह को देखेंगे कि उसकी फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है, उसको डिस्काउंट बैक करेंगे कि आज मेरे क्या बेनिफिट है और फ्यूचर में मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। We will review 4 different methods for valuing stock, each with its advantages and drawbacks. नंबर 1 है 1 पीरियड वैल्यूएशन मेथड। ये क्या है? बेसिकली इट इज अ डिस्काउंट मॉडल that can be used to measure the value of stock that will be held for one holding period, usually meaning 1 year, क्योंकि 1 period इसका मतलब आपको डिपिक्ट कर रहा है कि 1 year वैल्यूएशन मेथड है, यानी ये जितनी भी इसमें आपका ये एक ऐसा डिस्काउंट मॉडल है जो आपकी स्टॉक वैल्यू को मेजर कर रहा है फॉर द पीरियड ऑफ 1 year। अगर आप ये कहते हो कि मैंने किसी भी कंपनी के शेयर्स परचेज करने, और आप टीवी में एक न्यूज सुनते हो कि इंटेल एक कंपनी है जो शेयर्स ऑफर कर रही है और उसकी जो अभी करंट प्राइस है वो $50 है और फॉरकास्टिंग हुई है कि नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू $60 है, तो देन आप ये वाला मेथड यूज करोगे कि क्या मैंने 1 ईयर, क्योंकि मेरी जो इन्वेस्टमेंट है 1 ईयर के लिए, तो मैं देखूंगा कि क्या इसके लिए मेरी क्या वैल्यू है। उसमें आपके एक्सपेक्टेड फ्यूचर कैश फ्लोज के, आपके कैपिटल गेन्स कितने, डिविडेंड्स कितने। ऑफ कोर्स आप शेयर्स परचेज करें तो आपको आप ये तो देखेंगे कि मुझे उसका बेनिफिट क्या मिल रहा है, उसका मुझे कितना डिविडेंड मिलेगा। अब इस मॉडल में देखें आप कि आपका इसमें क्या है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड प्राइस ओवर द नेक्स्ट ईयर। सिंपल आपकी प्राइस है, डिविडेंड इन द फर्स्ट ईयर है, के इज डिपिक्ट्स द कॉस्ट ऑफ इक्विटी और पी इज द प्रेजेंट कैश फ्लोज। ये वो मॉडल है जो आपको सबसे ज्यादा आपको ये बताएगा कि आपकी कॉमन स्टॉक की वैल्यू क्या है, उसकी प्राइस को कंप्यूट करने में ये मेथड यूज होता है। उसके अलावा कुछ जनरलाइज्ड डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल्स हैं जिसमें आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं। उसमें क्या है, उसको गॉर्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। अ प्रोसीजर फॉर वैल्यूइंग द प्राइस ऑफ स्टॉक बाय यूजिंग प्रेडिक्टेड डिविडेंड्स एंड डिस्काउंटिंग देम बैक टू द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो आपका जो डिविडेंड वैल्यूएशन मेथड है इज हायर देन व्हाट द शेयर्स आर करंटली ट्रेडिंग इन, देन द स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। इसके मैंने डिफरेंट फॉर्मूलाज वगैरह हैं। अगर आप अपनी फैब्रिक मशीन की बुक देखें तो उसमें आपको कुछ एग्जांपल्स वगैरह भी नजर आएंगी। मैं आपके साथ एक एग्जांपल अभी शेयर करती हूँ। देखिए आपके पास एक है कि आपने क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटेल स्टॉक गिवन फॉर द फिगर्स रिपोर्टेड अबव। ये पेज नंबर 308 है आपकी बुक का, जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि आपने किस तरह, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है कि अ स्टॉक इज मोर रिस्की देन अ बॉन्ड, यू विल रिक्वायर अ हायर रिटर्न देन द ऑफर्ड इन द बॉन्ड मार्केट। आपने ये अज्यूम कर लिया कि आपको 12% जो है वो रेट मिल रहा है, तो आफ्टर एनालिसिस जो आपकी प्राइस निकली वो 53.71 निकली करंट प्राइस। तो आप देखें अभी आपने वैल्यूएट की प्राइस तो 53.71 आई और इंटेल आपको कितने पे ऑफर कर रहा है, $50 पे। इट मींस दैट यू हैव टू परचेज इट, क्योंकि अभी भी इसकी प्राइस ज्यादा है और इंटेल आपको कम पे ऑफर कर रहा है। उसके अलावा आपका डिविडेंड, उसके गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में क्या आप करते हो, आप अज्यूम करते हो कि डिविडेंड ग्रो एट ए कांस्टेंट रेट, कि उसमें कोई भी डिविडेंड चेंज नहीं होगा, फिक्स डिविडेंड होगा, आपको नंबर ऑफ ईयर्स पे जो मिलेगा। फिर उसका फॉर्मूला आप देखें कि डिविडेंड है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, ग्रोथ रेट है, डिविडेंड द फर्स्ट ईयर है। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे आप अपनी जब आपका डिविडेंड कांस्टेंट होगा तो आपको, अगर आप कोई ऐसा आपने कॉमन स्टॉक वगैरह परचेज किया है तो आप वैल्यू कर सकते हैं। इस मेथड के कुछ अजम्पशंस हैं। एक तो ये कि डिविडेंड आपका कांस्टेंट रहेगा फॉर एवर,
डिविडेंड, अगर डिविडेंड चेंज हो जाएगा तो ये मेथड आप अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज लेस देन द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द इक्विटी, कि जो ग्रोथ रेट है इट शुड बी लेस देन द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन द इक्विटी। उसके अलावा हम इसमें बात करेंगे प्राइस अर्निंग रेशियो की। प्राइस अर्निंग रेशियो इज वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मच द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर $1 ऑफ अर्निंग फ्रॉम द फर्म्स। आपको ऑलरेडी पता है, जब हम आपने रेशियो एनालिसिस वगैरह पढ़ा होगा कि प्राइस अर्निंग रेशियो कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये पता चले कि प्राइस उसका जो बेसिक क्या है, प्राइस ओवर अर्निंग, क्या आपकी अर्निंग क्या है और प्राइस क्या है। अब यहाँ पे आप देखें, आपकी मैंने मिशिगन की बुक से एक एग्जांपल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इफ द इंडस्ट्री प्राइस अर्निंग रेशियो फॉर अ फर्म इज 16, कि देखिए आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो जो है वो 16 है, तो व्हाट इज द करंट स्टॉक प्राइस फॉर ए फर्म विद अर्निंग फॉर $1.13 शेयर। तो आप ये देखें कि आपकी करंट स्टॉक प्राइस क्या होगी। तो वही आपने ग्रोथ मॉडल में इसकी वैल्यूज पुट की, तो इट डिपिक्ट्स दैट करंट प्राइस इज $18.08। ये तो थे डिफरेंट मॉडल्स जो आपको दैट विल हेल्प यू इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, क्योंकि ये मॉडल्स जब होंगे तो ये आपको ये बताएंगे कि इधर यू हैव टू परचेज स्टॉक ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी और नॉट। जिस तरह मैंने आपके साथ इंटेल की एग्जांपल शेयर की कि वो आपकी $50 आपकी प्राइस है और नेक्स्ट ईयर आपको $60 मिलेगी, तो आपने वैल्यूएशन मेथड से देखा कि उसकी जो प्राइस निकली वो 53 पॉइंट निकली करंट, तो इट मीन्स दैट इज अ गुड डिसीजन टू इन्वेस्ट इन द इंटेल। इसी तरह हर मॉडल की कुछ अपनी असम्पशंस हैं जो डिफरेंट आपकी कंडीशंस में यूज होते हैं। अब ये कि हाउ द मार्केट सेट सिक्योरिटी प्राइसेस। अब किस तरह मार्केट सेट होती है, अगर जनरली हम बात करें तो मार्केट प्राइसेस उस तरह सेट होती है कि बायर्स विलिंग टू पे। ठीक है, आप मार्केट में जाते हो, आप कहते हो कि आपको कोई ड्रेस परचेज करना है, आप किसी मार्केट में जाके वो ड्रेस देखते हो, तो आप जब तक मतलब एक प्राइस उसकी वहां पे बार्गेनिंग वगैरह हो रही है, तो आप देखें वहां पे जो मेन फैक्टर क्या है कि बायर की परचेजिंग पावर क्या है, बायर वो खरीद सकता है कि नहीं कर सकता। द बायर विलिंग टू पे द मोस्ट ऑफ एन एसेट इज यूजुअली द बायर हु कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ द एसेट। देखिए अगर आप कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, उसकी प्राइस दे रहे हैं, तो आप तभी खरीदेंगे कि उसके बाद आपके उसको कुछ यूजेस हों। Another superior information can play an important role while setting the security prices. Here we discuss that consider the following three valuation for the stock with certain dividends but different perceived risk. एक टेबल है, देखें आप इन्वेस्टर हैं यू, जेनिफर और बर्ट। अब जो आपका डिस्काउंट रेट है वो 15% है और स्टॉक की प्राइस क्या है $16.67। जेनिफर का डिस्काउंट रेट 15% है, सॉरी 12%, उसकी स्टॉक की वैल्यू $22.22 एंड बर्ड की जो डिस्काउंट रेट है वो 7% है और स्टॉक प्राइस कितनी है $50। देखिए जो जितना ज्यादा जहां पे हु परसीव्स, इसमें क्या है बर्ड हु परसीव्स द लोएस्ट रिस्क, बर्ड ने रिस्क कम लिया, इज विलिंग टू पे द मोस्ट, क्योंकि उसने सेफर इन्वेस्टमेंट की तो उसने ज्यादा पे की। दैट विल डिटरमिन द मार्केट प्राइस। ये आपके सामने है कि देखिए बर्ड का जो डिस्काउंट रेट है वो 7% है, तो इसीलिए उसकी स्टॉक प्राइस ज्यादा है। उसने रिस्क जो है वो हु परसीव द लोएस्ट रिस्क, जब क्योंकि उसने देखा कि इतना ज्यादा रिस्क नहीं है, इसलिए वो ही इज विलिंग टू पे द मोर प्राइस। देन वी डिस्कस द एरर्स इन वैल्यूएशन। देखिए प्राइसिंग मॉडल्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि जब आपने डिसीजन लेना है, लेकिन कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनकी वजह से कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं। एनी ऑफ दीज कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्राइसेस इन द गॉर्डन मॉडल। प्रॉब्लम्स विद एस्टिमेटिंग ग्रोथ, प्रॉब्लम्स विद एस्टिमेटिंग रिस्क, प्रॉब्लम्स विद फॉरकास्टिंग डिविडेंड। एस्टिमेटिंग ग्रोथ के आप एक लॉन्गर पीरियड के लिए ग्रोथ मॉडल अज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसमें हो सकता है कि आपके कुछ ऐसे आपकी जो फॉरकास्टिंग है वो ठीक ना हो, तो दैट लीड्स अ प्रॉब्लम। सेम इन द केस ऑफ रिस्क। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आपको बताएगी कि जो स्टॉक प्राइस जो है उसकी प्राइस कैसे उसकी प्राइस चेंज हुई इन द एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न। ठीक है, दो टेबल्स हैं, एक टेबल आपको एक्सपेक्टेड डिविडेंड ग्रोथ रेट बता रहा है और सेकंड टेबल जो है आपको रिक्वायर्ड रिटर्न बता रहा है।
देखिए आपको जो आप यहाँ पे देखें, ये टेबल आपके सामने है। स्टॉक प्राइस फॉर द सिक्योरिटी D0 इज इक्वल टू $2, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 15% एंड द कांस्टेंट ग्रोथ रेट्स एज लिस्टेड। देखिए आप देखें ग्रोथ क्या है, 1 है, आपकी प्राइस कितनी है 14.43। विद द इंक्रीज ऑफ द ग्रोथ, अब 3 है तो प्राइस 17.7 है। ग्रोथ 5% है, प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी इज 21। ग्रोथ 10% है, प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज 44। आप देखिए विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज इन द ग्रोथ रेट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट इन द प्राइस। दैट मीन्स व्हेन ग्रोथ changes, price also changes. This depicts that growth and the price have a direct relationship. That means a positive relationship. Any change in the growth leads to change in the price. एंड पे जो आपकी ग्रोथ रेट है वो 14 हो गया, तो आपकी प्राइस कितनी है 228। इससे ये पता चलता है कि जैसे जैसे आपकी ग्रोथ चेंज होगी वैसे वैसे आपकी प्राइस भी चेंज हो रही है। सेकंड में क्या है, stock prices for a security with D0 is equal to $2, growth 5% and required return as listed। अब देखिए required return क्या है, 10% है फर्स्ट में और प्राइस कितनी है $42। अब required return 11% हो गया तो प्राइस 35 होगी, रिक्वायर्ड रिटर्न 12 हो गया तो प्राइस 30 होगी। इट मीन्स दैट रिक्वायर्ड रिटर्न एंड द प्राइस हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। जब आपका रिटर्न ज्यादा होगा तो प्राइस कम होती जाएगी। देखिए आपकी एंड पे जो रिटर्न है वो 15% है और प्राइस जो है वो 21 है। आप देखिए 10 से 15 चेंज आई उसकी रिटर्न में और प्राइस में चेंज 42 से वो 21 पे चलेगी। यहां से हमने दो चीजें हम डिड्यूस करते हैं। नंबर 1 इज दैट ग्रोथ एंड द प्राइस हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड रिक्वायर्ड रिटर्न एंड द प्राइस हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अब मैं आपके साथ कुछ केसेस डिस्कस करूंगी, जैसे 2007 से 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस इन द स्टॉक मार्केट। क्योंकि हमने स्टार्ट में जब ये डिस्कस किया था तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपकी जो भी आपके कोई स्टॉक मार्केट में बहुत सारे क्राइसिस हैं, अगर हम जनरली स्पीकिंग बात करें तो आपको पता है जो जापान में बबल क्रैश आया था, फिर बहुत सारे स्टॉक क्रैशेस हुए हैं, लेकिन 2007 और 2009 में कुछ मेजर क्राइसिस हुए हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू पीपल। सबसे पहला जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो स्टार्ट हुआ अगस्त 2007 में विद स्टार्ट ऑफ वन ऑफ द वर्स्ट बियर मार्केट। अब इस क्राइसिस ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं कि इसमें कौन से डिफरेंट ये सारे केस स्टडीज हैं। मैं सिर्फ उस केस स्टडी का आपके साथ ये शेयर करूंगी कि एक्चुअली इसमें हुआ क्या, कि व्हाट आर द आउटकम्स। पहले क्या हुआ कि क्राइसिस की वजह से आपका जी जो है गॉर्डन ग्रोथ मॉडल में उसकी वैल्यू कम होगी, ड्रिविंग डाउन प्राइसेस, क्योंकि जब आपकी ग्रोथ कम हुई तो ऑफ कोर्स आपकी प्राइस भी कम होगी। अगर अभी आप रिकॉल करें प्रीवियस स्लाइड को तो उसमें हमने क्या बताया था कि ग्रोथ एंड द प्राइस आर द पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो क्योंकि ग्रोथ कम हुआ, क्राइसिस की वजह से ग्रोथ कम हुई तो ऑफ कोर्स आपकी प्राइसेस भी कम हो गई। आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी देखें, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी इन द क्राइसिस में, आप अनसर्टेन है। जब अनसर्टेन है आप तो आपकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस कम हो जाएगी। और प्राइसेस जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे वो आपकी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती जाएगी तो प्राइसेस भी आपकी उसके साथ साथ बहुत ज्यादा गिर जाएंगी नीचे। फिर आप देखें बोथ 9/11 एंड एनरॉन स्कैंडल वर इवेंट्स इन 2001 कि भी बहुत, इसमें भी अगर आप 9/11 में देखें और एनरॉन में देखें तो 9/11 के बाद क्यों आपको पता है 9/11 का आपकी यूएस मार्केट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। क्यों? इसीलिए कि यूएस स्टॉक मार्केट जो है वो उस तरह प्रॉपर फंक्शन ही नहीं प्ले करी। 9/11 में इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी हो गई, अगेन आपका ग्रोथ रेट कम हुआ, जब ग्रोथ रेट कम हुआ तो आपकी प्राइसेस कम हुई, प्राइसेस कम हो गई, अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, तो लोगों ने फिर क्या आप ऑफ कोर्स आपकी इकोनॉमी ग्रोथ पे भी उसका इम्पैक्ट पड़ा। उसके अलावा आप देखिए स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस क्या होते हैं? दैट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड टू मॉनिटर द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स, कि आप देखते हो कि आपका बिहेवियर क्या है। क्योंकि आप लोग अगर आपका कोई इंडेक्स नहीं है, आप फॉरकास्ट नहीं कर सकते, तो यू आर अनएबल टू मेक एनी वाइज डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टिंग फॉर एनी कंपनी। कौन कौन से इंडेक्सेस हैं आपके? डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज,
S&P 500 एंड Nasdaq Composite। ये क्या है? The 30 companies that make up the Dow Jones Industrial Average। कि Dow Jones Industrial Average में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं? 3MO कंपनी, that is represented by the stock symbol MMM। Alcoa Incorporation, AA, American Express। आप देखें कि इसमें तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। AT&T, बैंक ऑफ अमेरिका, बोइंग कंपनी, कैटरपिलर इनकॉर्पोरेशन, शेवरले, सिस्को सिस्टम्स, कोका कोला कंपनी, एक्सन मोबाइल कॉर्पोरेशन, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी। तो डो जोन्स इंडस्ट्रियल अगर हम देखें तो ओवरऑल इसमें वेल रिप्यूटेड कंपनीज हैं। ये 30 कंपनीज हैं दैट मेक अप द डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। और फिर इसमें हेवलेट पैकर्ड है, हनीवॉल इंटरनेशनल है, इंटेल कॉर्पोरेशन है, जॉनसन एंड जॉनसन है। आपको पता है कितनी वेल रिप्यूटेड फर्म्स हैं सारी, क्राफ्ट फूड, मैकडोनल्ड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ट्रैवलर्स कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड टेक्नोलॉजीज, वॉलमार्ट, वॉल्ट डिज्नी। ये आपको ये सारी वो कंपनीज हैं जो डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज पे लिस्टेड हैं फॉर द पीरियड ऑफ 1980 टू 2010। देखिए आप किस तरह डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ग्रोथ मॉडल आप देखें किस तरह विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने कितनी ग्रोथ की। अगर आप 1980 में देखें तो उसका बिल्कुल भी इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें आप 1997 में, 98 में किस तरह उसके अंदर चेंजिंग्स आई। उसका एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो 8.8% है। बाइंग फॉरेन स्टॉक्स, फॉरेन स्टॉक से क्या मतलब है कि आप जब अपनी बाउंड्रीज से ज्यादा किसी फॉरेन कंट्री का कोई प्रोडक्ट परचेज एंड सेल करते हैं तो बाइंग फॉरेन स्टॉक एक तो डाइवर्सिफिकेशन पर्सपेक्टिव से, फिर आप देखिए फॉरेन करेंसी वगैरह आती है तो आपकी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है। सेकेंडली आप देखें अगर आपने कोई भी फॉरेन कॉम्प्लिकेशन जो इसमें इतना फॉरेन बाइंग में इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्योंकि आप इजीली जाके, क्योंकि अब तो आपको इंटरनेट या फाइनेंशियल इनोवेशन इतनी ज्यादा हो गई है, यू कैन इजीली बाय फॉरेन स्टॉक्स। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स अलाउ फॉरेन फर्म्स टू ट्रेड ऑन यूएस एक्सचेंजेस फैसिलिटेटिंग देयर परचेज। यूएस बैंक्स बाय फॉरेन शेयर्स एंड इशू रिसीट्स अगेंस्ट द शेयर्स इन द यूएस मार्केट। अब हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द स्टॉक मार्केट। प्राइमरी मिशन क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का? टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। देखिए अगर आपकी कोई भी, आपको पता है जहां भी कुछ रेगुलेशंस नहीं होंगी, कुछ बाउंड्रीज नहीं होंगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फर्म नहीं काम कर सकती। इसी तरह सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने भी स्टॉक मार्केट में कुछ रेगुलेशंस रखी हैं ताकि इन केस एनी डिफॉल्ट उसको वो ऐसी कुछ बाउंड्रीज सेट की हैं ताकि फ्रॉड के चांसेस कम से कम हों। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बेसिकली क्या है? उसमें 500 एक्शंस अगेंस्ट इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स, ठीक है। उसके अलावा दिस इज अकम्प्लिश्ड टू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ 4 डिविजन्स। क्या है? डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस है, डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, डिवीजन ऑफ मार्केट रेगुलेशन। डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस का क्या काम है? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड मेकिंग अवेलेबल ऑल द डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेशंस एंड इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल, ठीक है। आपके तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो आपको चाहिए। मार्केट रेगुलेशंस का कि मेंटेन्स रूल्स फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मार्केट्स। देन डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। देन डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट है दैट इन्वेस्टिगेट्स वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय अदर डिविजन्स, ठीक है। इसके बाद देखिए ये 4 वो डिविजन्स हैं, ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज ने अपने देखिए आगे फर्दर हायरार्की बना दी कि कौन क्या क्या करेगा ताकि वो इजीली स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कर सकें। अब मैं आपके साथ एक केस स्टडी शेयर करती हूँ, आपकी बुक से ही शेयर कर रही हूँ। इसमें क्या है? बेसिकली फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ है September 11 टेररिस्ट अटैक एंड एनरॉन स्कैंडल एंड द स्टॉक मार्केट। देखिए 2001 में क्या हुआ? 2 बिग शॉक्स हिट द स्टॉक मार्केट। नंबर 1 इज टेररिस्ट अटैक दैट इज 9/11 एंड द एनरॉन स्कैंडल। देखिए जब आपका 9/11 जब टेररिज्म स्टॉक जब अमेरिकन इन्वेस्टर्स को ये पता चला कि ये 2 मेन स्कैंडल्स जो हैं, ये एक एनरॉन स्कैंडल इन द स्टॉक मार्केट में क्या बिहेवियर हुआ,
तो उसमें ये हुआ कि आपकी इमीडिएटली प्राइस गिर गई, आपकी ग्रोथ रेट कम होगी, ग्रोथ रेट कम हुई तो आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो गई। ठीक है, ये जो 9/11 और एनरॉन स्कैंडल है, इसके बाद आप देखें तो यूएस इकोनॉमी, यूएस मार्केट्स जो हैं, दे आर नॉट डोमिनेटेड टिल 1980। यूएस मार्केट्स जो हैं, दे आर कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड लीडिंग मार्केट। ठीक है, आज ये तो था आज का हमारा लेक्चर। इस लेक्चर में मैं आपको बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू रिकॉल द होल लेक्चर कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। Today, as you know that today the lecture is about the stock market. हमने ये देखा कि स्टॉक मार्केट में कैपिटल मार्केट का किस तरह एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, स्टॉक मार्केट में क्या होता है। स्टॉक मार्केट में बेसिकली क्या है कि आपको दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप। ठीक है, जब आपको ओनरशिप मिल जाता है तो इट मीन्स जब भी आपकी प्राइजेस वगैरह चेंज होंगी, तो क्योंकि आपको ओनर का मतलब ये है कि जब आप उस कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेते हैं तो इवेंचुअली यू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। जब आप शेयर होल्डर बन जाते हैं तो जब भी प्राइसेस चेंज होंगी तो आपको बेनिफिट होगा। अगर तो वेल रिप्यूटेड कंपनी है, उसकी प्राइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है तो कैपिटल गेन्स वगैरह हैं। सेकेंडली क्या है कि आपको डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और अगर ये बहुत दो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप देखें कि स्टॉक मार्केट में डिस्पाइट ऑफ दीज बेनिफिट्स स्टॉक मार्केट आर रिस्कियर एज कंपेयर टू बॉन्ड मार्केट। उसके क्यों वो रिस्कियर है? क्योंकि बॉन्ड मार्केट में क्या होता है कि बॉन्ड मार्केट में आपको डिविडेंड वगैरह पे नहीं किया जाता, लेकिन जब इन केस ऑफ एनी इंसॉल्वेंसी, इन केस ऑफ एनी डिफॉल्ट, बॉन्ड होल्डर्स को प्रायोरिटी दी जाती है अवर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। बॉन्ड होल्डर्स को पहले पे किया जाता है, फिर शेयर होल्डर्स की बारी आती है। तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक मार्केट जो है वो रिस्कियर है एज कंपेयर टू डेट मार्केट। देन सेकेंडली क्या है स्टॉक मार्केट में कि स्टॉक मार्केट का कोई भी मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। अगर हम रिकॉल करें अपने प्रीवियस लेक्चर को तो आपको पता है बॉन्ड मार्केट में बेसिकली जब आप डेट लेते हो तो आप सबसे पहले मैच्योरिटी पीरियड की बात करते हो कि कितने पर्पज के लिए आपको ये चाहिए। अगर आप कोई बॉन्ड इशू करते हो तो कितने इयर्स के लिए चाहिए, देन आप टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करते हो। लेकिन इन केस ऑफ स्टॉक मार्केट देयर इज नो मैच्योरिटी पीरियड। देन जो एक अनदर बेनिफिट ये है कि शेयर होल्डर्स हैव द राइट ऑन द एसेट्स, लेफ्ट ओवर एसेट्स, दैट इज नोन एज द रेजिडुअल क्लेमेंट। ठीक है, और डेट होल्डर्स नहीं होते हैं। देन अनदर बेनिफिट इज दैट कि शेयर होल्डर्स हैव द राइट ऑफ द वोट टू डायरेक्टर्स एंड दे हैव प्लेड अ सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन डेट होल्डर्स का ऐसा कोई राइट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया था टू मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक्स, वन इज द कॉमन स्टॉक एंड नंबर टू इज द प्रेफर्ड स्टॉक। हमने ये देखा था कि कॉमन स्टॉक जो है बेसिकली दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ द ओनरशिप। ठीक है, कॉमन स्टॉक में डिफरेंट उसकी आपकी टाइप्स होती है, टाइप ए, टाइप बी वगैरह। और प्रेफर्ड स्टॉक क्या होता है कि आपको प्रेफर्ड स्टॉक का मतलब ये है कि आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है, लेकिन इन केस ऑफ कॉमन स्टॉक दैट इज नॉट। कॉमन स्टॉक्स को ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहा जाता है। फिर हमने ये देखा था कि प्रेफर्ड स्टॉक्स में फिक्स डिविडेंड होता है, प्राइस स्टेबिलिटी होती है, आपको ये नहीं होता कि प्राइसेस चेंज हो जाएंगी। उसके बाद हमने बात की थी कि आपकी जो सिक्योरिटीज हैं वो सोल्ड कैसे होती हैं। हमने जब ये चीज डिस्कस की तो हमने ये देखा कि आपकी दो तरह की एक्सचेंजेस हैं, वन इज ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी एक्सचेंज और अनदर इज ओवर द काउंटर। ऑर्गेनाइज सिक्योरिटी एक्सचेंज को डिस्कस करते हुए हमने कहा कि ये एक ऐसी सेंट्रलाइज लोकेशन है वेयर बायर एंड सेलर मेक्स अ ट्रांजेक्शन। उसमें हमने बात की थी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज। उसमें क्या है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली उसमें हाईली लिक्विड एंटिटीज होती हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अलावा कुछ दूसरी अगर हम देखें तो डैक्स इन जर्मनी, टोरंटो में डैक्स जर्मनी में है, उसके अलावा कुछ और हैं टोक्यो में हैं, उसके अलावा टोरंटो में हैं। कुछ ऐसी स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत ज्यादा वर्ल्ड फेमस स्टॉक एक्सचेंज हैं। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर हम फ्यूचर देखें तो उसमें वो कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं दैट हैव सब्सटेंशियल अर्निंग एंड दैट हैव द मार्केट वॉल्यूम। उसमें आपकी जो फर्म्स वगैरह जो वेल रिप्यूटेड होती हैं वो नहीं होती।
उसके बाद हमने ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर बेसिकली क्या होता है कि आपकी कोई सेंट्रलाइज लोकेशन नहीं होती, आप मोबाइल पे, आप टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क पे या इलेक्ट्रॉनिकली आप सिक्योरिटीज परचेज और सेल आउट कर रहे होते हो। उसमें अगर आप देखें तो नेस्टेक, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटी डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको इलेक्ट्रॉनिकली जितनी भी सिक्योरिटीज वगैरह होती हैं उसमें कंट्रोल होता है। उसमें मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करती हूँ माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट इज बेसिकली जो है वो लिस्टेड नहीं है और आजकल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक चैलेंज है कि माइक्रोसॉफ्ट उसके ऊपर लिस्ट हो जाए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है वो नेस्टेक के साथ है। देखिए आप, अगर आप ये देखें नेस्टेक के अंदर आप इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉनिकली अपनी सारी वो ट्रांजैक्शंस कर रहे होते हो तो उसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं। उनके बेनिफिट्स ये हैं कि आप इजीली, आपको इजी एक्सेस है, आप कहीं भी बैठे हो तो आराम से अपनी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर सकते हैं। देन हमने डिस्कस किया था कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क्स हैं, 1970 में बहुत सारा नेटवर्क्स बने। उसमें यह था कि आप इलेक्ट्रॉनिकली एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है प्लेस वेयर द इलेक्ट्रॉनिकली, जिसमें आपको मिडल मैन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अगर आपको मिडल मैन की या ब्रोकर वगैरह है तो आपको पता है आपको कुछ फी वगैरह पे करना पड़ेगी, कुछ कमीशन देना पड़ेगा। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क में कुछ बेनिफिट्स हैं लाइक ट्रांसपेरेंसी, कॉस्ट रिडक्शन, इजी एक्सेस, आफ्टर ट्रेडिंग ऑर्स, उसके कुछ डिसएडवांटेजेस वगैरह भी हैं जिसमें थिनली ट्रेडेड सिक्योरिटीज वगैरह जो है वो ट्रेड नहीं होती। देन वी डिस्कस्ड अबाउट EFTs, इलेक्ट्रॉनिक फंडेड, जिसमें आप अपने डाइवर्सिफाइड करते हो अपने उस सिस्टम को। उसमें क्या था कि बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज थी। उसमें हमने बात की थी डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की बात की थी, S&P 500 की बात की थी कि कुछ उनको डायमंड्स और क्यूबिस का नाम दिया गया है। और उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज होती हैं, आपकी इंडेक्स्ड होती हैं, आप एक्टिवली मैनेज नहीं कर सकते। देन हमने डिस्कस किया था अपने वैल्यूएशन मेथड्स कि आप अपने स्टॉक्स को कैसे वैल्यूएट करते हो। एक हमने 1 ईयर वैल्यूएशन मेथड देखा था, फिर हमने गॉर्डन ग्रोथ मॉडल देखा था, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल देखा था। कि तमाम मॉडल्स हैं, उन मॉडल से हमें ये पता चला, हमने फिर मैंने आपके साथ शेयर किए 2 टेबल्स जिसमें ये पता चला कि जो आपकी प्राइस है और जो ग्रोथ है दैट हैव अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर कोई भी पॉजिटिव चेंज, अगर आपकी ग्रोथ चेंज होती है तो आपकी प्राइस भी चेंज होगी, लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो चेंज होगा, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड द प्राइस ऑफ स्टॉक हैड द नेगेटिव रिलेशनशिप। देन हमने देखा, मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि स्टॉक मार्केट के कुछ इंडेक्सेस वगैरह होते हैं, वो इंडेक्सेस क्यों बनाए गए हैं कि ताकि बिहेवियर को फोरकास्ट कर सकें। फिर हमने देखा कि कुछ ऐसी रेगुलेशंस होती हैं, स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस हैं, उसमें 4 डिवीजन्स की गई थी। नंबर 1 डिवीजन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, वो बेसिकली क्या करती है कि दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड मेकिंग अवेलेबल ऑल द डॉक्यूमेंट कॉर्पोरेशन इंडिविजुअल्स आर रिक्वायर्ड टू फॉलो। देन वी डिस्कस द डिवीजन ऑफ मार्केट रेगुलेशंस दैट एस्टैब्लिश एंड मेंटेन्स रूल्स फॉर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट मार्केट। देन डिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट दैट ओवरसीज एंड रेगुलेट द इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री। देन डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट इन्वेस्टिगेट्स द वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस एस्टैब्लिश्ड बाय अदर डिवीजन्स। ये चीजें हमने देखी रेगुलेशन ऑफ स्टॉक मार्केट में। देन हमने देखा कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह कि उसमें किस तरह स्टॉक मार्केट क्रैशेस वगैरह किस तरह है। उसमें हमने जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस किए, मैंने आपके साथ शेयर किए, वो एक तो आपका टेररिस्ट अटैक जो 9/11 अटैक था और एक एनरॉन स्कैंडल। उसका हमने देखा कि यूएस मार्केट में किस तरह उसकी ग्रोथ किस तरह कम हुई, प्राइसेस इंस्टेबिलिटी कैसी हुई, ये तमाम जो चीजें थी ये सब हमने स्टॉक मार्केट में कवर की। अब अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्यूरी, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि कैपिटल मार्केट के अंदर हमने पहले बॉन्ड मार्केट डिस्कस किया था और अब हमने स्टॉक मार्केट देखा। अगर हम जनरली स्पीकिंग हम बात करें तो आपने, क्योंकि बॉन्ड मार्केट भी पढ़ लिया हुआ है, स्टॉक मार्केट भी पढ़ लिया हुआ है, तो आप बताएं कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, आपके पास 100,000 है, तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन करेंगे? आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि आपको इक्विटी ओनरशिप में जाना चाहिए या आपको डेट में जाना चाहिए? तो अगेन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं। एक तो देखिए आप, हम अगर बात करें कि आप शेयर होल्डर, अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर की तरफ जाना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कंपनीज वेल रिप्यूटेड वगैरह हैं कि नहीं है। इसी तरह जैसे अगर आप एक न्यूज़पेपर में ऐड देखते हो कि आप PSU अपने शेयर्स ऑफर करिए, तो आप क्या डिसाइड करोगे कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए?
और उसके अलावा ये तमाम चीज़ें थी जो आज हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम कैपिटल मार्केट का ही हिस्सा कह सकते हैं और नहीं भी मॉर्गेज मार्केट को डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि मॉर्गेज किस तरह कैपिटल मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है और मॉर्गेज मार्केट किस तरह डिफर करता है बॉन्ड मार्केट से। टिल दैट अगर आपने कुछ भी पूछना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच।